बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन लंग्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इंसान के फेफड़ों की साख्त जिसे आप कहते हैं कि वो किस तरह का होता है, कहाँ पे वो मौजूद होते हैं। सो ह्यूमन लंग्स एक्चुअली ये थॉरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। थॉरैक्स कैविटी मतलब चेस्ट की जो कैविटी है, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, यहाँ रिब्स हैं, रिब्स के नीचे पूरी कैविटी है, वहाँ उस कैविटी के अंदर ये लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेट डिस्कस अबाउट ह्यूमन लंग्स। तो इसमें देखिएगा लास्ट टाइम भी हमने डायग्राम बनाई थी कि ये हमारे पास है ट्रेकिया जो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, और इस कार्टिलेज को हमने देखा था ये इट्स अ सी शेप कार्टिलेज। ठीक है, ये कार्टिलेज, और इससे आगे फिर टू डिफरेंट ब्रांचेस, ब्रोंकाई, और इसके साथ फिर जो क्या थे लंग्स मौजूद थे। ठीक है, सो लेट्स सी ये ह्यूमन लंग्स। ये आपके पास राइट लंग्स, ठीक है, और इसी तरह आपके पास ये लेफ्ट। लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट वन। ठीक है, ये जो है वो लंग्स है राइट, और ये क्या है लेफ्ट वन। ठीक है, इसकी दो लॉब्स होती है, यहाँ आप देखिए कि ओके माइनस आपको नजर आती है, और ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। ठीक है, अब इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ अगर आप आउटसाइड पे देखिए ना तो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे आप देखिए इसी तरह ये बाहर बना रहा डज नॉट मीन कि एक तरफ है, ये पूरे लंग्स के ऊपर होती है। ठीक है, अब यहाँ 3D स्ट्रक्चर नहीं शो हो सकता, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये साइड पे, हालांकि ये पूरे लंग्स के ऊपर होगी। ओके बेटा, ये मेम्ब्रेन है प्लूरल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसका काम होता है सेक्रीशन। ठीक है, अगर आप देखिए ना ये मेम्ब्रेन, तो ये यूं डबल मेम्ब्रेन है और इसका काम सेक्रीशन होता है। एक्चुअल में जो सेक्रीशन कर रही होती है वो एक लिक्विड केमिकल्स मटेरियल आप कह लें जो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है कि लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तो उनके अंदर किसी किस्म की फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो ये इस मेम्ब्रेन का काम है। इसके साथ साथ मेम्ब्रेन जो होती है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी बचाती है, मतलब बाहर से कोई जरासीम इसके ऊपर अटैक ना कर जाए, या अगर छोटा मोटा जख्म हो जाता है तो वहाँ पे कोई अटैक जो है वो ये ना कर पाए पैथोजन से, इसलिए इसकी हिफाजत जो है ये कर रही होती है। ठीक है, अब लंग्स बना किससे है? एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई दीज आर द स्मॉल यूनिट विच आर एयर सैक, अब इसे कह सकते हैं छोटी छोटी थैलियाँ हैं, और वो मिलकर पूरे का पूरा लंग्स बना रही होती हैं। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो आप इस तरह से ना बहुत सी एयर सैक बना सकते हैं। ठीक है, ये एयर सैक सारी की सारी एल्वेलाई।
ओके, इट्स नोन एज ए एयर सैक। ठीक है, अगर आप इस एयर सैक अमूमन देखना चाहें ना, एक क्लस्टर आप देखें तो ये एयर सैक है। ठीक है, ये सारी क्या है, एयर सैक। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सी एयर सैक सारी मिलकर क्या बना रही हैं, लंग्स बना रही है। अब इन एयर सैक की वजह से ये स्पंज टाइप का होता है लंग्स को आप ऐसे दबाएंगे ना तो ये सिकुड़ जाएगा, जैसे छोड़ेंगे ये अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दिस एयर सैक। ये जो एयर सैक आपको नजर आ रही है, ये सारे के सारा इसकी वजह से इस अंदाज में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, वेयर इट विल बी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द थॉरैक्स रीजन और इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी प्रोटेक्शन जो है लंग्स, क्योंकि लंग्स बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास पूरा रिब्स केज होता है। यहाँ आप देखिए, ये रिब्स केज है। ओके बेटा, यहाँ पे ये सारी क्या है, रिब्स। ये रिब्स है, ये सेंटर में स्टर्नम के साथ अटैच होंगी। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्टर्नम ये बोन्स जो प्रेजेंट होती है चेस्ट रीजन में, ठीक है, स्टर्नम उसके साथ ये क्या है, अटैच है। सो ये पूरा रिब्स केज ये इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, ये पूरा। ठीक है, जो पसलियों का आप कह लें कि पूरा जो जाल बिछा हुआ है इसके ऊपर, ये इन लंग्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। अब इन रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं विच आर नोन एज ए इंटरकॉस्टल मसल्स। यानी अगर आप देखें ना बेटा, तो ये एक रिब है, ये दूसरी है, अब इन दो रिब्स के दरमियान क्या हो गया, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे इन रिब्स के नीचे, तो यहाँ एक डायफ्रेम मस्कुलर कैविटी होती है, सॉरी पट्टी होती है, मस्कुलर पट्टी है, बैंड आप इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये देखें बेटा, ये यहाँ आपके पास एक मस्कुलर बैंड है, इट इज नोन एज ए डायफ्रेम। यहाँ मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये आपको शो होगी। ये पूरी एक मसल्स की पूरी एक पट्टी है, इसे हम कहते हैं डायफ्रेम। ठीक है बेटा, तो ये सारे जो हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर उससे रेलेवेंट, जो उसकी प्रोटेक्शन वगैरह कर रहे हैं, जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, किस अंदाज में ये सारा प्रोसेस जब होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लंग्स में इनहेलेशन किस तरह से होती है, मतलब एयर इनटेक कैसे की जाती है, स्पेल आउट कैसे की जाती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रोसेस। मैकेनिज्म, ठीक है, कि लंग्स किस तरह से इनटेक को फेयर करते हैं और किस तरह से स्पेल आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको दो स्टेप में डिवाइड किया गया है, एक है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन। ओके, इसमें होता है इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, इसमें होता है एक्सपेलिंग आउट।
एक्सपेल आउट, इसमें हम क्या कहते हैं, एक्सपेल आउट एयर फ्रॉम लंग्स। ये दो मेजर प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए गैस एक्सचेंज जो है वो की जाती है। अब अगर आप इनको देखें, इन दोनों का मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनहेलेशन की बात करते हैं। अब इनहेलेशन में क्या होना है एक्चुअल में, इनटेक ऑफ एयर, ठीक है, इनटेक ऑफ एयर, इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर कम होगा और बाहर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एयर तेज़ी के साथ हमारे लंग्स में मूव कर जाएगी। वो चेंज क्या है, नंबर 1 कि जो डायाफ्रेम है ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा नीचे की तरफ। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से है ना, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ है यूँ, तो ये नीचे चला जाएगा यूँ, ऐसे ये नीचे चला जाएगा, यानी जहाँ से वो नीचे आ जाएगा, अगर आप इसको देखें तो ये मसल्स यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, ओके बेटा, ये नीचे की तरफ चला गया। जैसे नीचे जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि रिब्स, जो रिब्स केज है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, मतलब ऊपर उठा लिया जाएगा। ये कैसे उठाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, कि जो मसल्स है इंटरकॉस्टल मसल्स वो यूँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिब्स ऐसे ऊपर उठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे रिब्स हैं, तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिब्स ऐसे ऊपर की तरफ उठेंगे यूँ, ठीक है। जैसे अब आप देखें 2 स्टेप हुए हैं, रिब्स ऊपर की तरफ चलेगी, डायफ्राम नीचे, इन रिजल्ट व्हाट विल हैपन, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लंग्स, उन पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। अब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो देखें बाहर प्रेशर हवा का जो है वो ज़्यादा होगा और लंग्स के अंदर कम होगा, तो हवा तेज़ी के साथ वो एयर पैसेज वे से गुजरते हुए लंग्स तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये इनहेलेशन है। अगर आप देखिए एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में सारा रिवर्स होगा। क्या रिवर्स होगा, नंबर 1 आप देखिए डायाफ्रेम, ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है, पहले ये डायफ्राम ऐसे है डाउनवर्ड, फिर क्या होगा इधर से यूं अपवर्ड जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जब ऊपर को जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नंबर 2 रिब्स, रिब्स डाउनवर्ड होंगी। अब जैसे रिब्स नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही लंग्स, मतलब ये है कि आप लंग्स को यूँ दबा रहे हैं, तो जैसे लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा लंग्स हवा को बाहर एक्सपेल कर देगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सहेलेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है, या इनकी डेफिनेशन जो है वो भी पूछी जाती है। तो ये कलेक्टिवली आपके पास एक ब्रीथिंग प्रोसेस बनता है। आप कह लें कि ब्रीथ, आम कंडीशन में नॉर्मली एक इंसान 1 मिनट के अंदर 20 से 25 तक ब्रीथिंग जो है वो करता है, अपना ब्रीथ लेता है, सांस जो है वो लेता है। बट सम टाइम आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई दौड़ कर आया है, कोई खेल रहा है, यानी एक नॉर्मल रूटीन से हट के अगर एक बंदा कोई काम करता है तो उसका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ कैसे, क्यों हो जाता है, उसके हम डिस्कस करते हैं कि क्यों एक्सरसाइज के दौरान या दौड़ के दौरान या किसी गेम के दौरान वो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है। यानी आप देखें ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों हो जाता है।
अब आप देखिए, जब एक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा काम किया जा रहा है ना, तो इसका एक सिंपल मकसद ये भी है कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब अगर एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड या बॉडी टिश्यू के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आपको एनर्जी ग्लूकोज ने देनी ना। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखें, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी ज़्यादा है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, ये बढ़ रही है। तो एक्चुअल में ब्रीथिंग रेट फास्ट का जो होना है वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्लड, ये रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह से ब्रीथिंग रेट फास्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, लाइक देखें आप कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे इसकी मिकदार बढ़ेगी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब ब्रेन की तरफ जाता है तो ब्रेन को एक ये स्टिमुलस के तौर पर मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी, सो इसे तेज़ी के साथ बाहर भेजें। अगर ये नहीं जाएगी तो ये नुकसानदेह होगी। ठीक है, तो फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन ब्रीदिंग रेट को फास्ट करता है ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल दिया जाए या बॉडी टिश्यू से जो है वो निकाल लिया जाए। ठीक है, सो दैट मीन सिंपल आंसर ये है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं एक नॉर्मल रूटीन से बढ़कर, तो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ाती है, ब्रेन जिसको बढ़ा देगा पूरे प्रोसेस को ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाए। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने ह्यूमन लंग्स की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ह्यूमन लंग्स, फिर उसका प्रोसीजर, किस तरह से ब्रीदिंग चल रही होती है, फिर एक्सरसाइज या कोई भी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा काम जो किया जाता है उससे ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों होता है। ठीक है, होपफुली कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।